चीन का एक शख्स लाओ जिंग ने इंग्लैंड के एक बड़े बैंक को लूट लिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और लाओ जिंग ने एक खिड़की से झांक कर देखा कि दो पुलिस अफसर एक और एशियाई शख्स से उसकी पहचान पूछ रहे थे। अचानक लाओ जिंग के दिमाग में एक चालाकी भरा ख्याल आया। उसने कुछ कागज निकाले और कहा, पासपोर्ट भी। इसी के साथ वह पासपोर्ट के नाम से एक नई पहचान बना ली और फिलिस फॉग का वफादार नौकर बन गया। फिलिस फॉग एक मशहूर वैज्ञानिक था जो 50 मील प्रति घंटे की गति सीमा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस योजना में पासपोर्ट उसकी मदद करने लगा। जब दोनों सफलतापूर्वक पुलिस से बच निकले तो वे रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस पहुंचे। वहां फॉग का मजाक उड़ाया गया, खासकर लॉर्ड केल्विन नाम के एक बौद्धिक इंसान ने। केल्विन का मानना था कि विज्ञान में खोजने लायक सब कुछ पहले ही खोज लिया गया है और अब आगे प्रगति की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच बैंक डकैती की भी चर्चा हुई। गुस्से में भरे फॉग ने कहा, मुझे खुशी है कि बैंक लूट लिया गया। ये पुरानी सोच का प्रतीक है। और साथ ही जोड़ा कि चोर 1 महीने से भी कम वक्त में चीन पहुंच सकता है। लाउजिंग के कान खड़े हो गए। फिलिस ने अपनी गणनाओं के आधार पर दावा किया कि दुनिया को 80 दिनों में घूमा जा सकता है। इस पर उसने लॉर्ड केल्विन से शर्त लगा ली। शर्त ये थी कि अगर वह दुनिया का चक्कर 80 दिनों में पूरा कर लेगा तो वह विज्ञान मंत्री बनेगा। अगर हार गया तो अपनी प्रयोगशाला तोड़ देगा और फिर कभी कुछ आविष्कार नहीं करेगा। पासपोर्ट और फिलिस अपने आवेगी फैसले पर अफसोस करते हुए घर लौटे। लेकिन पासपोर्ट ने अपने मालिक को दिलासा दिया, जिस चीज पर यकीन हो उस पर दांव लगाना मूर्खता नहीं है। दोनों ने एक पल की देर किए बिना गाड़ी ली और लंदन से रवाना हो गए। इस बीच एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर फिक्स भी उनके पीछे लग गया। उसे फिलिस को इस यात्रा से रोकने का आदेश दिया गया था। पहला पड़ाव था पेरिस। वहां पासपोर्ट का सामना जनरल फेंग के गुर्गों से हुआ। ये गुर्गे जेड बुद्ध की तलाश में थे, जो सौभाग्य का प्रतीक था और जिसे लाओ जिंग चुरा चुका था। फिलेस को एक आर्ट स्कूल में ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात मोनिक नाम की एक होनहार कलाकार से हुई। मोनिक ने फिलिस को अपनी असंभव चीजों की पेंटिंग्स दिखाई, जैसे ताश खेलते कुत्ते। वहां फिलिस ने एक पेंटिंग देखी जिसमें इंसान को उड़ान भरते दिखाया गया था। यह उसकी कल्पनाओं और सपनों से मेल खाती थी। उधर पासपोर्ट गुर्गों से लड़ने में व्यस्त था। उसने ब्रश, कैनवस और पेंट की बाल्टियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को मात दी। जल्द ही वह लौट आया और अपने मालिक को बताया कि अब निकलने का वक्त हो गया है। तीनों ने गर्म हवा के गुब्बारे में सफर शुरू किया और आगे बढ़े। उनका अगला पड़ाव था तुर्की, जहां उनका स्वागत प्रिंस हैप्पी ने किया। राजकुमार ने उन्हें अपने महल में बुलाया और मनोरंजन के लिए उन्हें स्विमिंग पूल में कई घंटों तक रोके रखा। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब प्रिंस हैप्पी मोनिक से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपनी 7वीं बीवी बनाने का हुक्म दे दिया। उसने अपने दरबार के सभी मर्दों को वहां से जाने का हुक्म दिया। मर्द तो चले गए, मगर प्रिंस ने हैप्पी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो मोनिक को छोड़ दे। ब्लैकमेल के तौर पर उसने अपनी एक बेशकीमती मगर बेहद नाजुक मूर्ति को दांव पर लगा दिया। यह मूर्ति, जो रॉडिन के मशहूर द थिंकर का मजाक उड़ाती थी, प्रिंस की शक्ल में बनाई गई थी। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब यह मूर्ति टूट जाती है और तीनों यात्री वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लॉर्ड केल्विन को जब इस हरकत का पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है, खासकर जब उसे मालूम होता है कि जेड बुद्ध की चोरी में फॉग ने अनजाने में चोरों की मदद की है। अपना गुस्सा निकालने के लिए केल्विन ब्रिटिश हुकूमत को फॉग और पासपोर्ट आउट की गिरफ्तारी का हुक्म देता है। भारत पहुंचते ही पासपोर्ट आउट को अपने सिर की कीमत वाले इश्तिहार नजर आते हैं। वो अपने दोस्तों को इस खतरनाक साजिश से आगाह करता है। दुश्मनों से बचने के लिए यह तीनों स्थानीय औरतों का भेष बनाकर पुलिस को चकमा दे देते हैं। मगर जैसे ही वे राहत की सांस लेते हैं, जनरल फेंग के खतरनाक एजेंट उन पर हमला कर देते हैं। फॉग और पासपोर्ट आउट अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल कर इन हमलावरों को मात देते हैं और जल्द ही चीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। चीन पहुंचने पर पासपोर्ट आउट उन्हें एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां उनका दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ सुकून भरा लगता है, मगर जल्द ही फॉग को पता चलता है कि पासपोर्ट आउट असल में लाओ जिंग नाम का एक योद्धा है।
जनरल फेंग की मिलिशिया, जिसे ब्लैक स्कॉर्पियंस कहा जाता है, बार बार गांव पर हमला करती है क्योंकि यह जेड बुद्ध को लेकर एक जबरदस्त सत्ता संघर्ष में शामिल है। फॉग को इस राज से झटका लगता है और उसे और भी ज्यादा दुख होता है जब उसे यह पता चलता है कि मोनिक को यह सब पहले से मालूम था। गांव पर फिर से ब्लैक स्कॉर्पियंस हमला करते हैं और इस बार फॉग, मोनिक और लाओ जिंग को बंदी बना लिया जाता है। अगली सुबह लाओ जिंग ब्लैक स्कॉर्पियंस के युवा मगर घमंडी लीडर को मुकाबले के लिए ललकारता है। पहले तो लाओ जिंग अकेले लड़ता है और हार जाता है, लेकिन तभी 10 बाघों की बिरादरी, जिसके लाओ जिंग भी सदस्य हैं, आकर उसका साथ देती है। इन योद्धाओं की ताकत और साहस के आगे ब्लैक स्कॉर्पियंस हार मान जाते हैं और गांव से भाग खड़े होते हैं। आखिरकार जेड बुद्ध को गांव के मंदिर में वापस रखा जाता है। फॉग अपने साथियों की इन हरकतों से नाराज होकर अकेले सफर जारी रखने का फैसला करता है। वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, लेकिन वहां उसके साथ धोखा होता है और वह अपना सारा पैसा गंवा बैठता है। मजबूरी में वह एक भिखारी की मदद से अपना सामान जुटाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। उसी दौरान लाओ जिंग और मोनिक उसे ढूंढ निकालते हैं। लॉजिंग, मोनिक और फिलिस का अगला पड़ाव था न्यूयॉर्क। वहां उनकी पहुंच से पहले ही एक बड़ी भीड़ इंतजार कर रही थी। ये लोग फिलिस की जीत या हार पर दांव लगा चुके थे और अब इतनी उत्तेजित थे कि उनकी भीड़ के बीच से गुजरना और अपनी शिप तक पहुंचना असंभव लग रहा था। भीड़ से बचने का रास्ता एक पुलिस अधिकारी ने सुझाया। उसने उन्हें एक इमारत के अंदर से होकर निकलने का शॉर्टकट दिखाया, लेकिन वहां उनका सामना और भी बड़ी मुसीबत से हुआ। लॉर्ड केल्विन के भेजे गुंडे उनका इंतजार कर रहे थे। ये गुंडे आखिरी बार फिलिस को रोकने और उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए तैयार खड़े थे। वहां एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जगह थी वो वर्कशॉप जहां लिबर्टी की मशहूर मूर्ति बनाई जा रही थी। लॉजिंग ने अपने फुर्तीले कौशल से दुश्मनों को पछाड़ा, जबकि फिलिस और मोनिक ने अपने साहस और तर्क से उनका मुकाबला किया। अंत में तीनों दोस्तों ने मिलकर जीत हासिल कर ली, लेकिन यह जीत आधी थी। गुंडों ने इतनी देर कर दी कि उनकी शिप इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। फिलिस चाहकर भी अपनी शिप तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसने अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, खासतौर पर लॉजिंग की मदद के लिए। जब फिलिस ने हार मान ली, तो मोनिक और लॉजिंग ने उसे याद दिलाया कि अभी एक और मौका है। अगर वे अगली शिप पकड़ लें, तो समय पर इंग्लैंड पहुंच सकते हैं। फिलिस ने इस उम्मीद के साथ अपना सफर जारी रखा। उन्हें एक पुराने जहाज के मालिक से मदद मिली, जो एक अजीब शख्स था। शार्क के हमले में अपने दोनों निप्पल खो चुका था। फिलिस ने उसे एक सौदा दिया। अगर वह जहाज की लकड़ी उन्हें दे दे, तो वे उसे एक नई शिप और मेडिकल सर्जरी के जरिए नए निप्पल देंगे। जल्द ही लकड़ी से एक अद्भुत मशीन बनने लगी। राइट ब्रदर्स के डिजाइन को बदलकर एक अनोखा एयरक्राफ्ट तैयार किया गया। लॉजिंग ने पैडलिंग शुरू की, फिलिस ड्राइव कर रहा था और मोनिक उत्साहपूर्वक उन्हें निर्देश दे रही थी। ये मशीन उड़ने लगी और तीनों लंदन पहुंच गए। लेकिन यहाँ उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के सामने उतरे, उनकी मशीन टूटने लगी। लॉर्ड केल्विन ने पुलिस बुलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। घड़ी में दोपहर के 12 बजने ही वाले थे। फिलिस के लिए ये आखिरी समय था। लॉर्ड केल्विन ने खुद को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन मोनिक, फिक्स और अन्य मंत्री उसके छल कपट और धमकाने के तरीकों की पोल खोलने लगे। गुस्से में आकर केल्विन ने रानी विक्टोरिया का अपमान कर दिया, जो पास ही सुन रही थीं। रानी ने उसकी सच्चाई सबके सामने रखी कि उसने जनरल फेंक को हथियार बेचे थे। केल्विन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिलिस को भी पता चला कि उसने हार नहीं मानी थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने के कारण वह एक दिन पहले ही पहुंच चुका था। उसने अकादमी की सीढ़ियों पर चढ़कर जीत का जश्न मनाया और मोनिक को गले लगाकर अपनी सफलता को पूरा किया।